नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मरुधरा में ऑल इज वेल। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत पर तंज भी कसा है। पायलट के करीबी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के बैक गार्डन में विधायकों की परेड को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा है कि सीएम का बैक गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है, संख्या बल साबित करने की जगह विधानसभा है। साथ ही पायलट ने सवाल भी पूछा है कि अगर गहलोत के पास नंबर हैं तो हेड काउंट क्यों नहीं। बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले विक्ट्री साइन दिखाया था, लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा है और गहलोत पर भी तंज कसा है। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, बहुमत नहीं है गहलोत सरकार के पास, तो वो लोग कौन हैं जिन्हें होटल में रुकाया गया है? गोवर्धन, आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए, तो गोवर्धन से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अशोक गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट में है। लेकिन अब सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह खबर दी है कि सचिन पायलट ने दावा किया है, हालांकि सचिन पायलट का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का भी समर्थन। मैं सचिन पायलट के साथ हूं, रमेश मीणा ने कही है बात। बड़ी खबर एक और, कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का पायलट को समर्थन कह दिया है उन्होंने कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। तो अब धीरे धीरे समर्थन की बातें भी खुलकर बोल रहे हैं सभी। जिस तरह से अशोक गहलोत लेके गए थे अपने विधायकों को, अब एक एक कर ये विधायक, कुछ मंत्री भी अपना समर्थन दे रहे हैं सचिन पायलट को। रमेश मीणा ने सबसे पहले खुलकर कह दिया है कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। बड़ी खबर इस वक्त की। और सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने यह कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। यह कहना है सचिन पायलट का, ये उनके करीबी सूत्रों ने खबर दी है। और यह भी कहा है सचिन पायलट ने कि अशोक गहलोत पर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि विधायकों संख्या बल को बताने की जगह वो बैक गार्डन नहीं है, बहुमत साबित करने की जगह वो गार्डन नहीं है, विधानसभा में संख्या बल साबित कीजिए। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, करीबी सूत्र सचिन पायलट के कह रहे हैं, सचिन पायलट ने ये बात कही है कि सीएम के पास संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, और बैक गार्डन की भी बात की है उन्होंने। अगर संख्या बल नहीं है तो वो लोग कौन थे जिन्हें वो होटल में लेकर गए हैं? बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ने दूसरे दिन लगातार ये बात कही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सब चीजें आ रही है, नजदीकी सूत्रों को, नजदीकी लोगों को उन्होंने कहा है कि कल जब कहा था कि 30 विधायक उनके साथ में हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा वो विधायक दल की बैठक में नहीं आएंगे, तो कमोबेश उसी लाइन का बयान आज सचिन पायलट का इधर आ रहा है। जो दावा किया जा रहा था सचिन पायलट की ओर से कि 30 विधायक उनके पास है, 30 तो नहीं, लेकिन यहाँ पर करीब 22 के करीब विधायक ऐसे हैं जो बाड़ेबंदी में और वहां जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी वहां पर नहीं पहुंचे थे जी। 6 सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो इस बाड़ेबंदी में मौजूद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो विधायक है वो वक्त पड़ने पर क्या टर्न लेंगे उनके बारे में पुख्ता तौर से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब सत्ता समीकरण बदलते हैं और जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उस वक्त अगर कोई दूसरा रुख अपना ले तो इसमें आश्चर्य नहीं किया जा सकता। समीकरण बदले तो गोवर्धन, क्या सचिन पायलट के साथ वाले विधायक नहीं आ सकते क्या इधर? देखिए, सचिन पायलट वाले विधायकों से संपर्क करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक कोई भी विधायक है वो अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। जो रुख सचिन पायलट का है वही रुख सचिन पायलट के जो समर्थित विधायक हैं वो अपनाए हुए हैं।
एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है बीटीपी, इनके 2 विधायकों ने समर्थन की बात कही थी, लेकिन बीटीपी पार्टी ने एक व्हिप जारी करके और ये चेतावनी दे दी है कि पार्टी के बिना अनुमति के और पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर के अगर वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो दोनों विधायकों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा बलवान पूनिया के साथ सीपीएम ने किया था, वैसा का वैसा बीटीपी ने अपने दोनों विधायकों को चेतावनी दे दी है कि अगर वोट दे दिया तो पार्टी से निलंबित कर दिए जाएंगे, उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो ये एक ताजा डेवलपमेंट आया। तो इन 2 विधायकों को हम और कम कर सकते हैं। ये फिजिकली सरकार के साथ में और इस बाड़ेबंदी में जरूर हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने इनको बाउंड कर दिया है कि अगर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। इनकी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। जी, रमेश मीणा ने भी समर्थन दे दिया है सचिन पायलट को, खुलेआम कह दिया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए रमेश मीणा पहले दिन से सचिन पायलट के साथ में थे, तो उनका बयान कोई अचंभे वाला बयान नहीं है। पहले दिन से वो सचिन पायलट के साथ यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के दौरान जब बाड़ेबंदी हुई थी तो भी रमेश मीणा ने खुलकर कहा था कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उनके सरकार के साथ में मतभेद है, उनके इश्यूज है, उनको एड्रेस किया गया है। तो टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ उनको राज्यसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था, उनके मनाने से और मध्यस्थता करने के बाद में वो राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी में आए थे। तो रमेश मीणा का ये बयान अचंभे वाला नहीं है, वो सचिन पायलट के साथ ही है और पहले दिन से ही वो एक तरह से अघोषित तौर से बगावत का झंडा उठाए हुए थे सरकार के भीतर रह करके भी। जी, और होटल से क्या खबर आ रही है? देखिए, होटल में जो विधायक दल में शामिल बैठक में जो विधायक शामिल थे वो सारे 4 बसों में भर के थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। अंदर सब बैठे हुए और शाम को अनौपचारिक तौर से इनकी विधायक दल की एक बैठक और हो सकती है, क्योंकि वहां पहले भी राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा अनौपचारिक तौर पर कई तरह की चर्चाएं चलती थी। तो अब क्योंकि ये अनिश्चितकालीन बाड़ेबंदी है, कब ये बाड़ेबंदी खत्म होगी, अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है, बीजेपी अगर मांग करती है तो शायद उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब तक ये सियासी संकट दूर नहीं हो जाएगा तब तक इस होटल में ये सियासी बाड़ेबंदी जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बीटीपी ने व्हिप जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए, दोनों विधायकों के लिए व्हिप बीटीपी का। बड़ी खबर इस वक्त की, अब व्हिप जारी कर दिया है तो बिना परमिशन के कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समर्थन देने की बात सामने आ रही थी इन दोनों विधायकों के, लेकिन अब बीटीपी ने व्हिप जारी इन दोनों के लिए कर दिया है। यानी अब अगर ये कोई कदम उठाते हैं तो इन पर कार्रवाई पार्टी कर सकती है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय हैं और इन्होंने भी एक ट्वीट किया है। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की मांग की है अमित मालवीय ने। ट्वीट कर बीजेपी आईटी सेल के हेड ने कांग्रेस से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की। एक तरफ सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा था कि भैया संख्या बल बहुमत साबित करने की जगह वो गार्डन नहीं है, विधानसभा में संख्या बल साबित करो। और अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया है और पूछा है, कहा है फ्लोर टेस्ट की मांग इन्होंने की है कांग्रेस से। अमित मालवीय का ट्वीट, राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की मांग। बड़ी खबर। यह अमित मालवीय का ट्वीट। अशोक गहलोत को तुरंत फ्लोर टेस्ट कर बहुमत साबित करना होगा ताकि राजस्थान में चल रहे ड्रामे को खत्म किया जा सके। और सियासी घमासान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने कहा कि सचिन पायलट का राजनीतिक आधार कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के हिंदी विभाग के अध्यक्ष अनिल शास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, सचिन पायलट का जो मसला है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो हो रहा है, ये पार्टी जा कहां रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि सचिन पायलट जी का जो भी इस समय आधार है जनमानस में और पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। तो ये मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट जी को सोचना होगा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वो काफ़ी सोच विचार करें। उनके पिता राजेश पायलट जी भी सही पूरे कांग्रेसी थे और जो भी लेगेसी आज उनको मिली उनके पिता से मिली है, तो सोच विचार करें और बातचीत चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस में ही रहेंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि कौन सा ऐसा कारण है कि कांग्रेस पार्टी से जो इतने सालों से जुड़े हुए लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ने के लिए सोचते हैं। एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि पार्टी का नेतृत्व जो है वो जब देने लगता है तो एक ही व्यक्ति को, एक ही नेता को या उसके ग्रुप को ही सब कुछ मिलता जाता है और दूसरे लोग इग्नोर हो जाते हैं। और ये केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि सारे देश में है कि कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस जन हैं जो उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसको देखना होगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल जी का बयान आया है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की। अगर एक ग्रुप को ये लगेगा कि उसके कॉस्ट पर दूसरे ग्रुप को पूरा पेट्रोनेज मिल रहा है तो वो स्वाभाविक है कि वो नाराज होगा। तो यहाँ आप मानते हैं कि आला कमान की कमी है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, किसी देश प्रदेश विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जनरल एक ऐसी लोगों से हम लोग मिलता हूँ, वरना क्या कारण है कि कपिल सिब्बल या शशि थरूर या ऐसे लोग जो हैं, संजय झा, लोगों ने इस तरह का बयान व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोचने की बात है सेंट्रल लीडरशिप। कांग्रेस का जो कल्चर है, जो काम करने का तरीका है, हाल के वर्षों में जिस तरह से एक खास नेता को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, चाहे ज्यादा पद देने की बात हो, ज्यादा पावर देने की बात हो, उसमें सुधार की बात कर रहे हैं और इसको शीर्ष नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। ईडी ने अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। मरुधरा में जारी सियासी सरगर्मी के बीच ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से लेकर जयपुर तक के बड़े नेता इस छापेमारी के खिलाफ मैदान में उतर आए। मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। ईडी के 200 से अधिक अधिकारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी प्रदेश के 2 बड़े कांग्रेस नेता और अशोक गहलोत के करीबी
धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। कार्रवाई के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। दोनों ही नेता सीएम गहलोत के करीबी हैं। राजीव अरोड़ा को सीएस गहलोत का फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाता है, तो वहीं धर्मेंद्र राठौड़ उनके सबसे करीबियों में गिने जाते हैं। राजीव पेशे से ज्वेलर है, वहीं धर्मेंद्र राठौड़ ने वैभव गहलोत के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मिली यहीं पे इस कमरे में इस प्रकार का घटनाक्रम, तो ये राजनीतिक हिसाब से प्रताड़ित करने का प्रयास है। अगर किसी का छापा मारने का इनकम टैक्स का विचार भी था तो क्या ये समय चुनना उचित था? क्या कभी भी कर सकते थे, लेकिन सबको प्रेशर में बनाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। ये तो सरकार अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करिए केंद्र सरकार। सीएम के करीबियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही उस फेयरमाउंट होटल से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जहां कांग्रेस के विधायकों को रखे जाने की अटकलें थी। इस छापेमारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं वाणिज्य वर्ग का नतीजा जारी कर दिया। कुल परिणाम 94.49% रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है। वहीं एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारते हुए छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.94% रहा, तो वहीं छात्रों का 93.18% रहा। पिछले साल की तुलना में छात्रों और छात्राओं का परिणाम प्रतिशत में भी काफी सुधार हुआ है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया। 12वीं वाणिज्य की परीक्षा में कुल 36,551 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। बोर्ड अब 12वीं कला वर्ग के नतीजे जारी करने में जुट गया है। 2020 में इस वर्ष टोटल रजिस्टर्ड छात्र कॉमर्स में 36,549, उसमें से अपीयर्ड 36,068। पास छात्र छात्राओं का परसेंटेज छात्रों का रहा 93.18, छात्राओं का 96.94। टोटल पास परसेंटेज 94.49। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के वाणिज्य विषय का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें जोधपुर के 95.44% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद सांखला ने बताया कि परीक्षा में कुल 3,347 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 2,302 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और 902 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। शेष 143 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी और सानुग्रह उत्तीर्ण हुए। राजस्थान अजमेर द्वारा वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम आज जारी किया गया, जिसमें जोधपुर जिले का परीक्षा परिणाम 95.44% रहा। जोधपुर जिले में कुल 3347 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 2308 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से, 902 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से और शेष तृतीय श्रेणी से और सानुग्रह से उत्तीर्ण हुए हैं। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके की मदेरणा कॉलोनी में देर रात दो पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। इस झड़प में कार का शीशा और बिजली का मीटर भी टूट गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सूचना के बाद पहुंची पुलिस पत्थरबाजी में शामिल युवकों की पहचान में जुटी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामला एक युवक को थप्पड़ मारने को लेकर बाद में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। कई युवक हाथ में पत्थर और तलवार लिए भी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर में एक ट्रैफिक कांस्टेबल की सूझबूझ से एसबीआई का एटीएम लूटने से बच गया। मामला शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित एटीएम का है, जिसे लूटने के इरादे से हथौड़ा और औजार सहित एक युवक शराब के नशे में एटीएम में प्रवेश किया और उसने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान वहां ड्यूटी पर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे देख लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
हालांकि बैंक की ओर से ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में बीती रात एक निजी होटल के बाहर बिजली की तारों पर स्पार्किंग होने से तेज धमाके के साथ आग लग गई और काफी देर तक वहां से आग और चिंगारी निकलती रही। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। सूचना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बारह के अंत में बारिश की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने घास भैरू जी की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर विधिवत आरती करने के साथ ढोल नगाड़े के साथ पूजा की और भैरू जी से इलाके में बारिश के लिए मन्नत मांगी। मंदिर में किसान सहित स्थानीय लोग भी पूजा कर भैरू जी से मन्नत मांगते नजर आए। गत एक पखवाड़े से बारिश नहीं होने से लोगों का बुरा हाल है और किसान भी काफी परेशान हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक इसके बाद भी अगर बारिश नहीं होती है तो कस्बे में घास भैरू की सवारी निकाली जाएगी। बांदा जिले के मांगरोल में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मांगरोल थाने के पीछे से बनास की बजरी निकाली जा रही है और ट्रॉलियों में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है। ये पूरा इलाका प्रदेश के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया का है, फिर भी यहाँ अवैध खनन का खेल जारी है और बजरी की तस्करी आराम से चल रही है। साथ ही खनन माफिया पार्वती नदी से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत लेकर आराम से निकल जा रही हैं। बाकायदा लिस्ट बनाकर ऐसे वाहनों का संचालन किया जा रहा है। बजरी से लदे ट्रक और ट्रॉली बिना रोक टोक के मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां लूट गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस को बड़ी सफलता। लूट गैंग का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 आरोपी शिकंजे में। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और एक और बड़ी खबर झालावाड़ से, बहुचर्चित उमेश हरिजन हत्याकांड मामले में अपडेट। मामले के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया है। SC/ST कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। उमेश हरिजन हत्याकांड मामला झालावाड़ से बड़ी खबर। 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी सबूतों के अभाव में बरी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।